नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ के ऑल फार्मूला चैप्टर वाइज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ के सभी चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट नंबर फर्स्ट का मतलब है कि दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 मैथ की 1 नंबर प्रश्नावली से लेकर 7 नंबर प्रश्नावली तक सभी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, जो हमारा पार्ट नंबर 2 होगा, यानी अगला वीडियो होगा इस वीडियो से अगला, उसके अंदर दोस्तों हम 8 नंबर चैप्टर से लेकर बाकी के सभी चैप्टरों का फॉर्मूलाज देखेंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं 8 नंबर से लेकर आगे की चैप्टर के फॉर्मूले कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक सभी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मैथ के। तो दोस्तों, चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कक्षा 10 मैथ के ऑल फार्मूला चैप्टर वाइज पार्ट नंबर फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कक्षा 10 मैथ के सभी फॉर्मूले। उससे पहले दोस्तों, आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला सूत्र बनता है हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वाला। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोस्तों हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a भाज्य, b भाजक, q हमारा भागफल और r होता है हमारा शेषफल। यहाँ पर दोस्तों जो r है यानी शेषफल का मान है वो हमेशा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा हमेशा ही। और b का मतलब होता है भाजक, भाजक से हमेशा छोटा रहता है। और 2 नंबर बनता है हमारा कि यदि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक द्विघात बहुपद है, न कि समीकरण। समीकरण और बहुपद के अंदर अंतर ये होता है दोस्तों, समीकरण के अंदर बराबर में 0 आ जाता है, बल्कि बहुपद में बराबर 0 नहीं आता। तो दोस्तों, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के अंदर एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए, और एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, जहाँ पर एल्फा बीटा शून्य का है। शून्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, इसके अंदर जब x की जगह एल्फा पुट करेंगे तब इसका मान 0 आएगा, और बीटा पुट करेंगे तब भी इसका मान 0 आएगा। तो दोस्तों, एल्फा व बीटा जब इसके अंदर पुट करेंगे बारी बारी से तब इसका मान 0 आएगा। तो यहाँ पर एल्फा व बीटा इस बहुपद के शून्यक है, और यहाँ पर शून्यकों का योग होता है माइनस का बी बट्टा ए, एल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणा होता है सी बट्टा ए, जहाँ पर ए क्या है, बी क्या, सी क्या है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा 2 नंबर फॉर्मूला। अब आता है हमारा 3 नंबर है दोस्तों हमारा विभाजन एल्गोरिथम वाला। तो विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, जहाँ पर पी एक्स व क्यू एक्स क्या है, ये दोनों बहुपद है। पी एक्स व क्यू एक्स दोनों बहुपद है, और जहाँ पर पी एक्स ये भाज्य है, ये भाजक है, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। भाज्य वो होता है जिसके अंदर हम भाग लगाते हैं, भाजक वो होता है जिसका हम भाग देते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये दोस्तों हमारा भाग वाला चिन्ह है, तो यहाँ पर लिखा जाता है भाज्य, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखा जाएगा पी एक्स और ये सभी बहुपद है। भाज्य यहाँ पर लिखा जाता है भाजक, भाजक वो होता है जिसका हम भाग देते हैं। ये भाजक भाजक हो गया हमारा जी एक्स, और क्यू एक्स हो गया हमारा भागफल, भागफल इसको क्यू एक्स, और अंत में जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल यानी आर एक्स। तो इस प्रकार भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पी एक्स क्यू एक्स दो बहुपद है, और यहाँ पर आर एक्स का मान या तो 0 होता है या फिर आर एक्स की जो घात है, घात यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों आर एक्स कोई ऐसे सीधा मान नहीं होगा, आर एक्स यहाँ पर एक हमारा बहुपद के रूप में होगा। तो यहाँ पर आर एक्स की जो यहाँ पर घात है वो छोटी होगी जी एक्स की घात से, जी एक्स की घात से छोटी इसलिए होगी क्योंकि जी एक्स यहाँ पर हमारा भाजक है। तो यहाँ पर शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए आर एक्स की यानी शेषफल की जो घात रहेगी वो जी एक्स से हमेशा छोटी होगी। तो ये था दोस्तों हमारा विभाजन एल्गोरिथम। अब आता है हमारा नेक्स्ट। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा अगला फॉर्मूला नंबर 4, श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र। तो दोस्तों, श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र एक द्विघात समीकरण को हल करने के लिए काम लिया जाता है। हल करने का मतलब होता है उसके अंदर जो चर होता है, जैसे इसके अंदर चर x है, तो यहाँ पर उस चर का मान ज्ञात करने के लिए श्रीधर आचार्य सूत्र काम में लिया जाता है, जिसे द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस प्रकार की एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर इसका हल हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्र माइनस 4ac बट्टा 2a। तो ये होता है दोस्तों हमारा द्विघात समीकरण का हल।
जिसे श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार होता है। तो ये था हमारा 4 नंबर सूत्र। और दोस्तों आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आता है 5 नंबर सूत्र कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस प्रकार चलता जाता है, जहाँ पर ए हमारा प्रथम पद और डी हमारा सार्वंतर। और समांतर श्रेणी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों A1, A2, A3 और यहाँ पर चलता जाएगा AN तक। A1 का मतलब है प्रथम पद, इसका मतलब द्वितीय पद, इसका मतलब तृतीय पद, इस प्रकार चलता जाएगा। AN का मतलब है nवां पद, अर्थात दोस्तों यहाँ पर D, तो D का मतलब होता है सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएं तभी सार्वंतर प्राप्त होता है। द्वितीय पद का मतलब होता है कि जो पहला पद है उससे अगला पद, तो यहाँ पर जब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो भी डी का मान प्राप्त हो जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी डी का मान प्राप्त हो जाएगा, चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो भी डी का मान प्राप्त हो जाएगा, अगर 15वें पद में से 14वां पद घटाएंगे तो भी डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार सार्वंतर होता है हमारा कि अगला पद उसमें से पहला पद घटा देंगे तो सार्वंतर डी का मान प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद आता है दोस्तों एन का मतलब होता है समांतर श्रेणी के अंदर nवां पद, तो एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए है एपी का प्रथम पद, डी है एपी का सार्वंतर, एन है एपी में पदों की संख्या और एन का मतलब है एनवां पद, यानी एनवां पद। एनवां पद का मतलब होता है एन। जैसे हमें पूछ लिया जाए कि किसी भी समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है उसके अंदर पूछ लिया जाए कि 20वां पद बताओ, तो 20वां पद का मतलब होगा A20 का मतलब होता है 20वां पद। तो यहाँ पर A20 यानी 20वां पद याद करेंगे तो हमें ए का मान प्राप्त पता होना चाहिए। एन का मतलब है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो हमें पता है 20 पद है, तो एन का मान 20, डी सार्वंतर निकाल लेंगे दूसरे पद में से प्रथम पद घटाकर। तो इस प्रकार एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों एपी यानी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। तो दोस्तों अब आता है एन पदों के योग का सूत्र। तो एन पदों के योग का सूत्र होता है दोस्तों एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग। एस एन होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए है एपी का प्रथम पद, डी है एपी का सार्वंतर और एन है दोस्तों एपी में पदों की संख्या। तो इस प्रकार ये होता है एन पदों के योग का सूत्र। या फिर दोस्तों एस एन यानी एन पदों के योग का एक और भी सूत्र होता है, वो होता है हमारा n/2a प्लस एल। अब दोस्तों यहाँ पर ये सूत्र तब काम में लिया जाता है जब हमें अंतिम पद है वो दिया हो। एल का मतलब है अंतिम पद एन यानी nवां पद। जब हमें nवां पद दिया हो खुद, जैसे हमें पूछ लिया जाए दोस्तों कि कोई भी एपी दे दी जाए और उसके अंदर हमें पूछ लिया जाए कि इसके अंदर 20 पदों का योग ज्ञात करना है और हमें 20वां पद भी दिया होता है कि 20वां पद ये है, तब यहाँ पर इस सूत्र लगाएं कि n/2a प्लस एल। एन का मान हो गया 20 पद, तो यहाँ पर एन की जगह 20 पुट कर देंगे। ए का मान हो गया यहाँ पर प्रथम पद, एल हो गया हमारा कि 20वां पद क्या है, यानी एल का मतलब होता है एन। तो यहाँ पर एन, अगर मैं यहाँ पर 20 पदों का योग पूछा गया तो एन की जगह 20 हो जाएगा यानी A20, और 20वां पद में दिया गया प्रश्न के अंदर तो एल की जगह यहाँ पर डायरेक्ट 20 पुट कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर एन पदों के योग के दो सूत्र होते हैं, दोनों से आप एन पदों का योग निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है 8 नंबर कि प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। तो प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग होता है एस एन बराबर एन प्लस 1/2। तो ये होता है प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। इसके बाद अगला आता है कि यदि ए बी सी ये तीनों एपी में है, तो दोस्तों अगर ए बी सी तीनों एपी में है, यहाँ पर ये निरंतर है यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस प्रकार ये एपी के अंदर है, तो दोस्तों हम बी को लिख सकते हैं ए प्लस सी/2 तथा बी ए व सी का समांतर माध्य है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ए बी सी इस प्रकार एपी के अंदर है तो यहाँ पर दोस्तों बी का मान होता है ए प्लस सी/2 और बी को क्या कहते हैं, बी को कहते हैं ए व सी का समांतर माध्य। तो ये था दोस्तों हमारा 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी का लास्ट फॉर्मूला। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हमारा अगली प्रश्नावली के फॉर्मूले। तो अगला फॉर्मूला आता है दोस्तों हमारा, वैसे दोस्तों 6 नंबर प्रश्नावली के अंदर कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर एक ही फॉर्मूला बनता है, वो है पाइथागोरस प्रमेय का। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कि कर्ण उसके बराबर आधा उसके प्लस लंब उसके, कब, जब यहाँ पर दोस्तों ये हमारा एक
यहाँ पर समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर ये कोण 90 डिग्री है, ये लंब है, ये आधार है, और कोण समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों समकोण के अंदर कर्ण उसके बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर 7वीं प्रश्नावली से स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्मूले। तो पहला बनता है कि यदि दोस्तों हमारे पास P एक बिंदु दिया गया है x1 y1, क्यों एक बिंदु दिया गया है x2 y2, तो दोस्तों इनके दोनों के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दोस्तों दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र, और बिंदु कुछ इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज रहता है कि यहाँ पर x1 माइनस x2 होता है या फिर x2 माइनस x1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसकी मान में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट विभाजन सूत्र कि यदि दो बिंदु दोस्तों हमारे पास दो बिंदु दिए गए A, तो A बिंदु है हमारे पास x1 y1 और B बिंदु दिया गया हमें x2 y2। ये दोस्तों हमें दो बिंदु दिए गए हैं और इनको मिलाने वाली एक रेखाखंड है AB, क्योंकि दोस्तों जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएगी कोई रेखा तो उसे AB ही बोलेंगे। तो AB एक रेखाखंड है को P यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है xy। तो दोस्तों हमारे पास एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है xy। इस AB रेखा को m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों AB हमारे पास एक रेखाखंड है जिसको कोई बिंदु है P वो m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। तब दोस्तों P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P का निर्देशांक होता है दोस्तों m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये तो हो गया दोस्तों x का मान, इस x का मान, और इस y का मान होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो दोस्तों इस प्रकार ये होता है हमारा विभाजन सूत्र। अब इसको दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेन में समझते हैं कि अब अगर दोस्तों हमारे पास ऐसा पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ये जो P बिंदु है जो AB रेखाखंड को विभाजित करता है, वो P बिंदु AB को अगर K अनुपात 1 में विभाजित करता है तो क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर m1 की जगह K पुट कर देंगे, m2 की जगह 1 पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पर इस सूत्र के अंदर m1 की जगह K, m2 की जगह 1 पुट करेंगे, तब यहाँ पर P बिंदु हो जाएगा हमारा K x2 प्लस x1 बट्टा K प्लस 1 और K y2 प्लस y1 बट्टा K प्लस 1। इस प्रकार दोस्तों ये होगा हमारा विभाजन सूत्र। अब अगर दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि यदि P बिंदु है वो AB को 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो अब दोस्तों अगर कोई बिंदु किसी रेखाखंड को 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जहाँ पर वो बिंदु विभाजित करता है उससे जितना पार्ट इधर बचता है उस रेखाखंड के अंदर उतना ही इधर बचेगा, यानी वो बिंदु उस रेखाखंड के बीच में होगा। तो 1 अनुपात 1 में विभाजित करने का मतलब है कि वो बिंदु बीच में है, यानी मध्य बिंदु है। और दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा हमारी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। और ये सूत्र कहाँ से आया, ये दोस्तों हमारा उसी जो हमारा था विभाजन सूत्र था वहीं से आया, क्योंकि उस विभाजन सूत्र के अंदर जब हम m1 की जगह 1 पुट करेंगे, m2 की जगह 1 पुट करेंगे, तो दोस्तों हमारा सूत्र बनेगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 प्लस y1 प्लस y2 बट्टा 2। इसके बाद आता है नेक्स्ट सूत्र, आज के इस वीडियो का लास्ट, जो कि प्रश्नावली 7 का लास्ट सूत्र है ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे तो दोस्तों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होता है, जब समकोण त्रिभुज होता है तब उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा त्रिभुज दे दिया जाए जिसके अंदर 3 निर्देशांक हो, तब इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों हमें एक त्रिभुज दिया गया है जिसके अंदर ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। A बिंदु के निर्देशांक है x1 y1, P के निर्देशांक है x2 y2, C के निर्देशांक है x3 y3। इस प्रकार ये त्रिभुज है जिसके अंदर A B C 3 बिंदु है, वो कुछ इस प्रकार है। तब दोस्तों इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा में आएगा, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर y1 माइनस y2 आएगा। यहाँ पर ये y2 है। अब दोस्तों इसको याद करने का थोड़ा ट्रिक और बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर बाहर गुणा में तो x1 x2 x3 के पद आएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ y के पद आएंगे। और y के पद किस क्रम में आएंगे, तो अगर यहाँ पर बाहर x1 है तो अंदर यहाँ पर x1 के बाद हम जानते हैं कि 1 के बाद 2 आता है,
और अंदर सिर्फ और सिर्फ वाई के पद आएंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बाहर x1 है तो अंदर आ जाएगा y2 माइनस y2 से अगला पद y3। इसी प्रकार अगर यहाँ पर x2 है तो 2 के बाद अगला पद आता है 3 तो y3 माइनस, और 3 के बाद अगला पद आता है 1 तो y3 माइनस y1। इसी प्रकार x3 है तो 3 के बाद यहाँ पर अगला पद है 1 तो y1 माइनस y1 के बाद अगला पद आता है y2। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जब 3 निर्देशांक बिंदु दिए गए हो। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा कक्षा 10 मैथ के सभी फॉर्मूले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। और दोस्तों चैप्टर नंबर 8 से लेकर आगे के जो फॉर्मूले हैं उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 से लेकर आगे के जितने भी चैप्टर हैं उनके फॉर्मूले का वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।